अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ख़बर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। पाकिस्तान में सियासत के साथ साथ क्रिकेट का बुखार भी अपने अरूज पर रहता है। क्रिकेट से लोगों की दिलचस्पी किसी तरह भी सियासत से कम नहीं है और जितनी हेडलाइन सियासत की बनती हैं उतनी ही क्रिकेट की भी बनती हैं। आज बाबर आजम ने पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट से कप्तानी से स्टेप डाउन करने का ऐलान किया। पीछे भी में बहुत तब्दीलियाँ हो रही हैं। वर्ल्ड कप में हार के बाद ये तब्दीलियाँ ज़रूरी थीं या नहीं ज़रूरी थीं, और हार के बाद ही तब्दीलियाँ क्यों होती हैं, हार से पहले क्यों नहीं की जाती ताकि हार ना हो। हम आज इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे आमिर अहमद खान साहब और अमीर अब्बास साहब ने भी आज इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले आमिर साहब की तरफ जाऊँगा। आमिर साहब, आपको नेचुरल लगती हैं ये तब्दीलियाँ? मतलब इतनी हार के बाद होनी चाहिए थी, ना करते तो लगता कि हमारे यहाँ कोई निज़ाम ही नहीं है। इतनी बड़ी हार ने भी हमें नहीं जगाया। मुज़म्मिल, ये वो वाली कुदरती तब्दीलियाँ हैं जो कि बड़ी मार 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 के कराई जाती हैं, और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हो रहा। तब्दीली तो होनी थी इतनी बड़ी हार के बाद, और जो खिफत पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने उठाई है, बावजूद इसके कि बड़ी अच्छी माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग टीम है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान का जो हाल हमने वर्ल्ड कप में देखा है, तो कुछ ना कुछ शेकअप जो है उसके बाद तो होना ही था। बट आई टेल यू पर्सनली, मैं बड़ी रिलीफ महसूस कर रहा हूँ बाबर आजम के लिए। दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में उनका शुमार होता है, और वो हैं भी, इसमें कोई शक भी नहीं है। इज़ एन एक्सलेंट, वेरी एलिगेंट बैट्समैन। सारी दुनिया ने उनकी बैटिंग का लोहा माना है। बहुत टैलेंटेड आदमी है, और खाम में अपनी पॉलिसी मेकिंग के कमज़ोरियों की वजह से, खेल की समझ बूझ की कमज़ोरियों की वजह से उन पर कप्तानी का बोझ डाल दिया गया। जबकि ये कौन सी किताब में लिखा है और ये कौन सा असूल है कि जो अच्छा खिलाड़ी है, जो अच्छा बॉलर है या अच्छा बैट्समैन है या अच्छा फील्डर है, वो ऑटोमेटिकली अच्छा क्रिकेटर भी बने और अच्छा कैप्टन भी बनेगा। मैं पहले भी इस प्रोग्राम में मुज़म्मिल आप लोगों से जिक्र कर चुका हूँ कि देखिए, इंग्लैंड के माइक ब्रेयरली जो थे, वो कभी भी अपनी बैटिंग, शानदार बैटिंग के लिए दुनिया में उन्होंने नाम नहीं कमाया। ना बॉलिंग वो कराया नहीं करते थे, और फील्डिंग भी वैसी ही थी जैसी बाकी की इंग्लैंड टीम के साथ होती थी। लेकिन बहुत नाम उन्होंने कमाया सिर्फ कप्तानी के लिए। लीडरशिप एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है जो कोई डेवलप कर सकता है, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जी वो यहाँ आप में होती है या नहीं होती है। लोग डेवलप भी करते हैं लीडरशिप कैपेबिलिटी, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, और ये एक फुल टाइम काम होता है। नेचुरली अगर आपके पास है तो बहुत अच्छे, अगर नहीं तो फिर ये एक फुल टाइम काम है। आप दो फुल टाइम काम एक साथ नहीं कर सकते कि आप अपनी बैटिंग को भी ज़बरदस्त तरीके से जारी रखें और फिर साथ साथ आप कप्तानी भी सीखें। तो बाबर आजम की हद तक जो है वो तो मुझे बहुत इत्मीनान हुआ इसका। लेकिन जहाँ तक कप्तानी का मामला है, वो ज़ाहिर है साहब अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी नए कप्तान का चुनाव बाकी है। और अगर वही उन्हीं असूलों के ऊपर नया कप्तान भी अपॉइंट किया गया जिसके ऊपर बाबर आजम किए गए थे, तो खदशा ये है कि ये फिर से पाकिस्तान जो है वो एक रिपीट साइकिल के अंदर ना चला जाए, वो एक विशेष साइकिल के अंदर ना पड़ जाए कि अच्छा जी बाबर आजम नहीं तो फिर उसके बाद उनसे बेहतर उनके बाद जो दूसरे नंबर पे बल्लेबाज है या कोई बहुत अच्छा बॉलर जो है उसको हम वो बना देते हैं सारे। आई थिंक कि क्रिकेट वाकई हमारी मैनेजमेंट के अंदर कोई इस तरह का उनको समझ बूझ होनी चाहिए, कोई इस तरह का मैकेनिज़्म होना चाहिए कि वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी भी अपने खिलाड़ियों की है डिटर्मिन कर सकें और उसके मुताबिक जो है वो फैसला करें। जी जी अमीर अब्बास साहब, प्लेयर पावर का इल्ज़ाम है, दोस्तों को खिलाने का इल्ज़ाम है, पीछे और कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रही थी ये टीम पीसीबी के साथ। फिर आज एक फॉर्मेट की कप्तानी ऑफ़र भी की गई, उन्होंने उसको भी रिग्रेट कर दिया। ये स्टार वैल्यू, प्लेयर पावर, और जो आप इसका नतीजा देखते हैं इस हार को, और ये आज जो उन्हें कप्तानी से हटाया गया है, या आप इसके नज़दीक इसकी कुछ और वजूहात हैं? जी बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। स्टार बैट्समैन तो वो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और आमिर साहब ने जैसे फरमाया, मैं बिल्कुल उनसे इत्तफाक करता हूं कि देखें, बॉलिंग में, बैटिंग में या किसी और खेल के शोबे में आपकी सलाहियत का होना ये इस बात की ज़मानत नहीं है कि आप में वो लीडरशिप
सलाहियतें भी मौजूद हों कि आप एक कमांडिंग पोजीशन में हों, या आप कैप्टनशिप का भी जो किरदार है वो अदा कर सकें। वैसे बतौर खिलाड़ी इन्होंने अपने चंद गुज़श्ता सालों में बेहतरीन तरीके से अपने आप को कैरी किया है। मोस्टली ये कंट्रोवर्सी से बाहर रहे हैं। जो स्कैंडल्स बनते रहे हैं हमारी क्रिकेट की तारीख में, और कई शानदार बैट्समैन बॉलर्स वो सिर्फ स्कैंडल्स की वजह से उनका करियर ख़त्म हुआ। तो इन्होंने जितने शानदार करियर के ये उरूज तक पहुंचे, इसके बावजूद इन्होंने अपने आप को जिस तरह मेंटेन रखा है, मैं समझता हूँ वो ज़रूर हमें आज इनके इस बड़े क्रूशल मौके पे इनके करियर पे उसको याद रखना चाहिए। तीनों फॉर्मेट्स में इन्होंने कैप्टनशिप की। अभी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, ये पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट सीरीज है उसके लिए इनको पेशकश की गई थी कि आप उसकी कप्तानी अपने पास रखें, लेकिन इन्होंने उससे भी दस्तबरदार होने का फैसला किया है। इससे मेरा ख्याल है हमारे सियासतदानों को भी सीखना चाहिए। देखिए, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। हमारी सियासत में भी ये चीज आनी चाहिए कि अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो आप छोड़ें, किसी और को आने दें, वेलकम करें नए लोगों को, नया खून आने दें। अपने आप को एक ही पोजीशन पे कायम रखना, पार्टी पोजीशंस है, पार्टी की सरबराही की पोजीशन है, जब भी वज़ीर आज़म बनेगा कोई एक शख्स बनेगा, जब भी वज़ीर आला बनेगा कोई एक शख्स बनेगा। तो ये क्रिकेट से कम से कम ये बाबर आजम के इस फैसले से मैं समझता हूँ कि ये हर शोबे में सियासत बिलखुसूस और किसी भी मुकाबले के फजा वाले मैदान में ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमें इख्तियार करनी चाहिए। देखें अमीर अब्बास साहब, अब मैं समझता हूँ कि ये डिसीजन पाकिस्तान का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का होना चाहिए कि किसने क्या रोल में खेलना है। अगर उनको टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी के लिए कहा गया था तो वो पाकिस्तान की कप्तानी थी, उन्हें इनकार नहीं करना चाहिए था। वो पाकिस्तान के डिसिप्लिन में है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिसिप्लिन में है। इसको प्लेयर पावर कहते हैं। इसको आप कहते हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी करूँगा, मैं बड़ों की बात नहीं मानूँगा। हमने टीम सिलेक्शन में भी देखा, 4 साल वो कप्तान रहे हैं, कोई 6 महीने में, तो 6 महीने बाद तो नहीं ये फैसला हुआ। तो बात यह है कि 4 साल में ग्रुपिंग हुई टीम में, लॉबिंग हुई टीम में, बहुत सारे और भी जो इंतजाम। लेकिन वनडे रैंकिंग में टीम ऊपर भी गई, वनडे रैंकिंग में इन्हीं की कप्तानी में ऊपर भी गई ना, ऊपर भी गई और वनडे रैंक और फिर नीचे भी आई ना। तो इसका मतलब है कि कुछ गलत हुआ कि नीचे आई। तो और मेरे ख्याल में वो आज बोर्ड के साथ बारगेन भी कर रहे थे मिलने के बाद। या तो वो वर्ल्ड कप के बाद जब टीम आई थी तो वो लाहौर एयरपोर्ट पर उतर कर कहते कि मैं दस्तबरदार हो गया हूँ, आई एम नो मोर अ कैप्टन। वो आखिरी दिन तक आज बोर्ड को मिले हैं, वो कह रहे थे मैं तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी करूँगा, नहीं तो किसी भी फॉर्मेट की कप्तानी नहीं करूँगा। ये तो ज़िद है ना, ये इसको प्लेयर पावर कहते हैं। इसको कहते हैं स्टार वैल्यू कि मुझे अपनी स्टार होने, मुझे आप बाहर तो बैठा नहीं सकते, फिर आप मेरी बात माने, मैं नहीं मानता आपकी बात। तो मेरे ख्याल में कोई इतना हमें उनको खराज तहसीन भी नहीं पेश करना चाहिए और कोई इतना रोल मॉडल मेरा ख्याल है इतना उनको जलील भी नहीं नौजवान क्रिकेटर्स के लिए नहीं मेरे पास अब लेकिन जलील नहीं करना चाहिए, लेकिन सही को सही तो कहना चाहिए। मेरा मतलब है कि सही को सही तो कहना चाहिए। सही भी तो रिलेटिव, मेरा मतलब है ये तो नहीं है कि मेरा मतलब है कि नहीं, मैं गलत बात कर रहा हूँ तो अमीर साहब आप बता दें, उन्हें टेस्ट की कप्तानी कबूल करनी चाहिए थी। नहीं देखिए, कबूल ठीक है, कबूल करनी चाहिए, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें कहा है कि आप टेस्ट टीम की कप्तानी करें तो ही इज अबव क्रिकेट बोर्ड ना। और जो पिछले 9 माह से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रही थी पीसीबी के साथ, और जब 4 मैच मुसलसल आ रही तो इंडिया में बैठ के साइन कर दिए, और 9 महीने आप नहीं साइन कर रहे थे कि आपकी प्लेयर पावर है, आप कहते थे हम आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते, तो वो सब क्या शो कर रहा था? देखिए, पीसीबी ने उनको पेशकश की कि आप टेस्ट को कैरी करें, उसकी कप्तानी को, उन्होंने कहा नहीं। मैं चूंकि एक देखे ना, वर्ल्ड कप में मायूस कौन बदतरीन कारकर्दगी के बाद वो डिस्ग्रेस हुए हैं ना सोसाइटी में, अपने क्रिकेट फैंस में, कौम को एक उम्मीदें थी। वैसे भी जो इस वक्त पॉलिटिकल पोलराइजेशन, तो अगर क्रिकेट में आज हम सेमीफाइनल और उससे आगे जा रहे होते तो बहरहाल ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ी मोमेंट ऑफ रिजुविनेशन थी। आप देखें ना, कितनी बड़ी सेलिब्रेशन की बात होनी थी। तो मायूस तो किया उन्होंने शदीद, और शायद पाकिस्तान को इससे कुछ तो आगे जाना चाहिए था।
जितने बदतरीन तरीके से परफॉर्मेंस हमारी टीम ने दिखाई, और तो उसके बाद वो इतना डिस्ग्रेस हो गए थे, मेरा ख्याल है कि उन्होंने समझा कि अब बेहतर है कि एक पॉज दें, हो सकता है कल को दोबारा कम बैक करें, वो शायद फिर उनको आज से साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद फिर उनको कैप्टनशिप मिल जाए। आमिर साहब, आप मानते हैं कि उन्होंने वो जिद कर रहे हैं और वो डिफाई करने की पॉलिसी पे हैं मुसलसल? देखें, मैं इस हद तक तो नहीं जाऊंगा मुजम्मिल, ये कहने तक कि वो डिफाई कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड को, बावजूद इसके कि उन्होंने इनकार किया है वो कप्तानी कबूल करने से। ये हो सकता है कि ये एक अक्लमंदी का फैसला भी हो। देखें मुजम्मिल, प्लेयर पावर हर मुल्क के अंदर होती है, पाकिस्तान इज़ नॉट यूनिक टू दैट। हमने बाकी टीमों के अंदर भी ये देखा है, प्लेयर पावर के हमें एग्ज़ाम्पल्स मिलते हैं, लेकिन वो हमें किन एरियाज़ में मिलते हैं? अक्सर वो पे डिस्प्यूट होता है क्रिकेट बोर्ड के साथ, जिसके ऊपर खिलाड़ी इकट्ठे होकर कहते हैं कि जी आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम इस दौरे पे नहीं जाएंगे या हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। ये इस तरह के मामले के ऊपर प्लेयर पावर जब सामने आती है, ये हमने सिर्फ पाकिस्तान में देखा है। आपको याद होगा कि एक ज़माने में जब अकमल ब्रदर्स, ढेर सारे भाई जो हैं वो हमारी टीम के अंदर आ गए थे, तो एक भाई को एक मैच में उन्होंने नहीं खिलाया था, तो जो दूसरा भाई बड़ा अच्छा उनका परफॉर्म कर रहा था, उन्होंने कहा था जी मैं भी नहीं खेलूँगा। ये इस तरह से ये जो एटीट्यूड्स प्लेयर पावर के, ये एटीट्यूड जब सामने आते हैं ना कहीं मुजम्मिल बोर्ड की भी कमज़ोरी होती है, कहीं ना कहीं आपकी मैनेजमेंट की भी कमज़ोरी होती है। वो स्पोर्टिंग डिसिप्लिन जो कि आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए एक नेशनल टीम में, कौमी टीम में, और ख़ासतौर पे एक ऐसे खेल की जो कि मेरा ख्याल है वाहिद खेल है जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनली रिकगनाइज है। एक ज़माने में हॉकी भी होती थी, स्क्वॉश भी होती थी, अब तो रह जाए कि क्रिकेट ही रह गई है जिसमें पाकिस्तान को फिर भी इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल जाती है। तो वो आपको सिर्फ बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का फ़ैसला, या उनको ये कहना कि जी मैं उसको इसलिए कह रहा था कि वो अक्लमंदी का भी हो सकता है फ़ैसला कि देखें अगर वो कप्तान अच्छे नहीं है ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि कप्तानी या लीडरशिप एक ऐसी चीज़ है जो फॉर्मेट डिपेंडेंट है कि हाँ जी वो T20 और वनडे इंटरनेशनल के लिए तो अच्छे कप्तानी है, लेकिन टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छी कप्तानी करेंगे। कप्तानी एक इंस्टिंक्ट होती है, लीडरशिप एक इंस्टिंक्ट होती है। तो वो तो मेरे ख्याल में उन्होंने मुनासिब हरकत की है कि उन्होंने कहा कि अच्छा मैंने कप्तान नहीं बनना। लेकिन जो प्लेयर पावर की आप बात करें वो भी बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त बात है, और मैं ज़ाती तौर पे प्लेयर्स को उसका ज़िम्मेदार नहीं समझता। स्टारडम हर किसी के दिमाग पे सवार हो जाती है जी, इतना बड़ा इंसान हमने कम ही देखा है जो कि ह्यूमिलिटी का मुजाहरा करे, अपनी मशहूरी की पीक के ऊपर भी, और सारी दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही हो, लेकिन फिर भी हमें उसके अंदर ह्यूमिलिटी नज़र आए। स्टार पावर हर जगह पर एक्ट करती है, लेकिन यहाँ हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि उसके इस तरह से सामने आके टीम की परफॉर्मेंस और टीम के कॉम्पोजिशन पर असरअंदाज होने का ज़िम्मेदार जो है वो कप्तान है जो कि स्टार पावर यूज़ कर रहा है, या वो क्रिकेट बोर्ड है जिसको ये सारी चीज़ शायद मैनेज ही नहीं करना आ रही। लीडरशिप का प्रॉब्लम मुझे क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेट टीम से भी ज़्यादा नज़र आ रहा है। मुजम्मिल साहब, आप वैसे पीसीबी के चेयरमैन, पीसीबी अमीर, मैं आपको एक सवाल भी करना चाहता हूँ, सवाल के साथ आप कमेंट दे दीजिएगा कि मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के मुख्तलिफ कप्तान रखते हैं। कोई नई अचंभे वाली बात तो है नहीं कि जी टेस्ट का अलग कप्तान है और वनडे का अलग है, T20 का अलग है। ये तजर्बा सब ममालिक ने किया है, मुख्तलिफ जगह कामयाबी भी हुई है। तो ये कोई ऐसी अनहोनी पेशकश तो नहीं थी जिसे बाबर आजम ठुकरा देते, और ये हमारे यहाँ भी होता रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं, वो बात आपकी सही है। हाँ, ये बात आप हाँ ये बात आपकी सही है बिल्कुल, लेकिन बाबर आजम की ओवरऑल एबिलिटी टू लीड अ साइड वो जो है वो शक में है। उसमें ये नहीं है कि वो जी टेस्ट मैचेस में तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं वो, लेकिन ODIs के अंदर ठीक नहीं करते हैं या T20 के अंदर ठीक नहीं करते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका लीडरशिप स्टाइल जो है वो सवालिया निशान इन दोनों चीज़ों के आगे है, वो किसी फॉर्मेट के आगे नहीं है। सो वाइल यू आर राइट कि मुख्तलिफ ममालिक जो हैं मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के लिए मुख्तलिफ कप्तान रखते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम फॉर्मेट का नहीं है मेरी नज़र के अंदर। मुझे लगता है कि यहाँ बुनियादी तौर पे एक कैपेबिलिटी का इशू है, और वो कैपेबिलिटी अगर उनमें नहीं है तो उसको वो जिम्मेदारी फिर उन पर नहीं डालनी चाहिए। ठीक, ये अमीर आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था, देखें ये हमारे यहाँ भी रहा है, ऐसा तो नहीं है, ये कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि आपको हर फॉर्मेट के लिए एक ही कैप्टन रखना है। डिफरेंट कैप्टन हमारे यहाँ भी रहे हैं तीनों फॉर्मेट्स के लिए, लेकिन ये प्रोगेटिव है भाई पीसीबी का कि उन्होंने उनको पेशकश की, और उनका प्रोगेटिव है कि वो उस पेशकश को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो आप इसको
आप इसको आर्म ट्विस्टिंग टूल के तौर पर क्यों देख रहे हैं कि बाबर आजम सिर्फ पीसीबी की आर्म ट्विस्टिंग करना चाहते हैं कि नहीं मुझे देंगे तो तीनों फॉर्मेट दें वरना मैं एक भी नहीं लूंगा। तो ये तो आप अपने तौर पे मेरा ख्याल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। पीसीबी का जो किरदार है मैनेजमेंट का, चेयरमैन पीसीबी, आपका कुछ थोड़ा नजला आपको उस पर भी गिराना चाहिए। सारा नजला बाबर आजम पर ना गिराए ना। आपने चेयरमैन पीसीबी का ओहदा किस मकसद के लिए रखा हुआ है कि आपने चंद पॉलिटिकल पार्टीज ने आपस में जब डील करनी है, बार्गेनिंग करनी है, तो आपने क्रिकेट जैसे आमिर साहब फरमा रहे हैं कि एक ले दे के एक ही तो खेल आपके मुल्क में रह गया जिसकी वजह से आपकी थोड़ी बहुत खेल की दुनिया में जान पहचान है। आपने उसके सबसे मोस्ट इंटीग्रल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन को आपने रखा हुआ है कि हाँ भाई 6 महीने तुम रख लो और 6 महीने फिर मेरा होगा। जैसे आप बलूचिस्तान में करते थे 2.5 साल इसको चीफ मिनिस्टर बना देंगे, 2.5 साल डील के बाद तुम्हें बना देंगे, इसको हटा देंगे। तो ये ज़का अशरफ के ऊपर जो कंट्रोवर्सी बन गई और उससे पहले नजम सेठी साहब को हटाया गया, तो ये क्या ये इस तरह के ओहदे भाई डीपोलिटिसाइज होना चाहिए था ना। इसको हर जगह पे आपने पॉलिटिक्स घुसेड़ दिया, तो इसको तो कम से कम खुदा के लिए पॉलिटिक्स से पाक रखो। 2019 से बाबर आजम कप्तान हैं, 2023 में हम आखिर में बैठे हैं। वो 4 साल पाकिस्तान टीम के मुसलसल कप्तान रहे हैं। तो पीसीबी के चेयरमैन इस दौरान 4 आए हैं, लेकिन बाबर आजम की कप्तानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एहसान मानी से लेकर रमीज़ राजा से लेकर नजम सेठी से लेकर ज़का अशरफ तक। लिहाजा मैं ये तो नहीं मानता कि पीसीबी का चेयरमैन बदल जाने से कोई पाकिस्तान टीम का कप्तान बदल गया। वो बाबर आजम कप्तान थे और चेयरमैन बदलते भी रहे तो बाबर आजम कप्तान रहे। उन्हें टीम की सिलेक्शन में भी मुकम्मल फ्री हैंड रहा। वो अपनी मर्ज़ी की टीम सेलेक्ट करते थे और ये कहा जाता था कि बाबर आजम जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के बगैर टीम नहीं खिलाते हैं और वो जो टीम वो चीफ सेलेक्टर के साथ मिलकर उनकी बात मानी जाती है, जिसको वो चाहते हैं वो प्लेइंग 11 होती है। तो मैं तो नहीं आपकी ये बात मानता कि जी पीसीबी चेयरमैन की वजह से हम वर्ल्ड कप का ये हार गए हैं। 4 साल से एक आदमी कप्तान था, 4 साल से टीम चला रहा था। ये प्लेयर्स उसने 4 साल में अपने इर्द गिर्द इकट्ठे किए। 4 साल बाद हारने के बाद आप कहते हैं कि मैं जिम्मेदार पीसीबी चेयरमैन को करार दे दूं, मैं नहीं दे सकता। नहीं, मैं तो ओवरऑल क्रिकेट के जो आप एक जनरली जब आप बात करते हैं कि आपकी क्रिकेट का डाउनफॉल, क्रिकेट के मसाइल, मैं तो उस पर्सपेक्टिव में कह रहा हूं कि आपको पीसीबी उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए ना। आप तो अब देखिए ना, बाबर आजम से बहुत सी गलतियां हुई हैं इस वर्ल्ड कप में। जैसे उन्होंने अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ मैचेस में उन्होंने सही फैसले नहीं किए। बहुत सारी गलतियां इससे पहले भी हुई, जैसे आपने कहा कि वो 2019 से चले आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने 2019 से अब तक कामयाबियां भी तो समेटी ना। इसी बाबर आजम की कप्तानी के नीचे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वनडे रैंकिंग में ऊपर गई और दीगर भी बहुत सारे सीरीज में पाकिस्तानी टीम ने कामयाबी हासिल की। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप अगर ये पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि बाबर आजम एक बहुत ही बदतरीन और बहुत नाकाम और बहुत बुरे कप्तान के तौर पे सामने आए 4 साल में और हर नाकामी की जिम्मेदारी उन्हीं पर आयद की जा सकती है। अच्छा, अगर उन्हीं पर आयद करनी है तो बतौर कैप्टन उन्होंने कबूल कर ली ना जिम्मेदारी। कम से कम इतना क्रेडिट तो दें कि वो ढिटाई के साथ अब चिमट तो नहीं गया उस ओहदे के साथ। उसने कहा ठीक है मैंने नहीं परफॉर्म किया, मायूस कुन कारकर्दगी गया, तो मैं छोड़ देता हूं, मैं जा रहा हूं। अब आप मुझसे बजीदा कि नहीं तुम टेस्ट क्यों छोड़ के जा रहे, तुम उसी कप्तानी अपने भाई, ये आप क्यों मुझसे रह के हाँ वो हर हाल में रखे अपने पास टेस्ट सीरीज। और अगर वो नहीं रखता टेस्ट कप्तानी तो इसका मतलब है वो आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है पीसीबी। चलिए मुझे ब्रेक लेनी है अमीर, लेकिन बात यह है कि आप उनकी कप्तानी के 2 हिस्से कर लें। एक जब वो नए कप्तान बने थे और वो प्लेयर पावर का शिकार नहीं थे, और एक वो दौर है उनका आखिरी 1 साल 1.5 का जब वो प्लेयर पावर का शिकार हो गए, स्टारडम का शिकार हो गए और फिर उन्होंने ख़ुद को अब पीसीबी समझ लिया, जिसमें हम एशिया कप भी हारे हैं, वर्ल्ड कप भी हारे हैं और सीरीज़ भी हारे हैं। एक हार नहीं है जिसके भी, ये वर्ल्ड कप अकेली हार नहीं है जो हम हारे हैं, इसके अलावा भी हम काफ़ी हारे हैं। लेकिन बहरहाल मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर अगले टॉपिक पर बात। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने एक तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब की साइफर केस में ज़मानत मुस्तरद की है और साथ साथ ये हदायत भी दी हैं
कि साइफर का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल कर दिया जाए। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक डिवीज़नल बेंच ने 16 नवंबर तक यानी कि कल तक ट्रायल रोकने का भी हुक्म दिया हुआ है। इस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 फैसले हमारे सामने हैं। एक में इन कैमरा ट्रायल और जेल के अंदर ट्रायल की कार्रवाई रोक दी गई है और दूसरे में उन्होंने 4 हफ्तों में ट्रायल मुकम्मल करने का फैसला दिया है। अमीर अब्बास साहब, आपको लगता है चीफ जस्टिस की बात चलेगी या डबल बेंच की बात चलेगी? अगर वो 4 हफ्ते ट्रायल मुअत्तल ही रखते हैं फिर क्या होगा? देखिए, चीफ जस्टिस इंसाफ के मामले में तमाम जजेस के बराबर हैसियत रखता है। चीफ जस्टिस के पास इंतजामी इख्तियारात जरूर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस अगर सिंगल बेंच को चला रहा है तो वो डबल बेंच के फैसले के ऊपर हावी हो सकता है इस वजह से कि वो चीफ जस्टिस है। ऐसा नहीं है। अब ये एक बड़ी दिलचस्प कंट्रोवर्सी जरूर पैदा हो गई है, चूंकि इससे पहले फैसला डबल बेंच का कल आ चुका था। आज शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत मुस्तरद होने में चीफ जस्टिस का फैसला आया। तो ये मामला चीफ जस्टिस वर्सेस अदर जजेस नहीं है, ये मामला सिंगल बेंच वर्सेस डबल बेंच के तौर पे देखा जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि डबल बेंच के फैसले को तकवीत मिलेगी, या ये मामला जब दोबारा जाता है अदालत में तो उसमें फिर एक और बेंच तश्कील इस पे पा सकता है जो बेंच इस कंट्रोवर्सी को देगा। अच्छा, इसी तरह की कंट्रोवर्सी शहबाज शरीफ साहब की जमानत के सिलसिले में आज से कोई 2.5 साल पहले लाहौर हाई कोर्ट में हमने देखी, जहां 2 जजेस ने केस की समाअत की। एक जज जमानत देना चाहते थे और एक जज जमानत नहीं देना चाहते थे। डोगर साहब देना चाहते थे और जस्टिस घुराल नहीं देना चाहते थे। तो उसूली तौर पे ये जो है रेफरी जज के पास जाना चाहिए था, लेकिन डोगर साहब ने अपना फैसला जारी कर दिया और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उस जमाने में जो थे शायद जस्टिस शमीम साहब, उन्होंने एक नई रिवायत कायम करते हुए एक नया बेंच बना दिया उस केस की समाअत के लिए। तो हमारे यहाँ चूंकि सियासी मामला चलते और तरह से हैं, चलाए और तरफ से जाते हैं, तो उनपे कुछ भी गैर रवायती और गैर मामूली काम हो सकता है। जहां तक चीफ जस्टिस का मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो इमरान खान और उनकी पार्टी मुताद्दिद बार, एक बार नहीं मुताद्दिद बार तहरीरी तौर पर यह लिखकर दे चुके हैं कि हमें आप पर एतमाद नहीं है। आप भाई, हम 10 बस्ता अर्ज कर रहे हैं कि आप हमारे केसेस सुनने से गुरेज फरमाएं, और केसेस आ रहे हैं आप वो सुन लें, हमारे केसेस के पीछे क्यों पड़े हुए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब हर केस जो इमरान खान का आ रहा है कमोबेश मोर देन 95% केसेस वो अपने पास ही लगाते आ रहे हैं। अच्छा, अब इसी उसूल को अगर हम दूसरी तरफ लेकर जाएं कि जब उमर अता बंदियाल साहब सुप्रीम कोर्ट में बैठे थे और वो बहुत सारे केसेस अपने खास बेंच में लगाते थे उस जमाने की पीडीएम हुकूमत के, तो पीडीएम हुकूमत और उसके हम ख्याल वकला और सहाफियों का एक बयानिया था कि भाई ये सारे केसेस इस हुकूमत के या नून लीग के या पीपल्स पार्टी के या फला फला ये उमर अता बंदियाल के पास क्यों लगते हैं। तो अगर वो उसूल उस वक्त ठीक था तो फिर इस उसूल को भी ठीक मानना पड़ेगा कि भाई ये सारे केसेस जब एक शख्स बार बार कह रहा है कि हमें आप पर एतमाद नहीं है, जो कि रिवायत भी रही है कि जब कह दे अगर एक फरीक के हमें जज पर एतबार नहीं है या एतमाद नहीं है, तो वो जज अमूमन अपने आप को उस बेंच से अलहदा कर लेते हैं, जैसा कि मंसूर अली शाह साहब ने अभी पिछले दिनों एक केस में अपने आप को अलहदा किया। तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये तो बड़ी मामूली सी कंट्रोवर्सी है। इसके अलावा बेशुमार कंट्रोवर्सीज जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, मेरा ख्याल है इनका दौर जब लिखा जाएगा बतौर चीफ जस्टिस, इसको किसी भी सूरत में कुछ सुनहरे हरूफ में नहीं लिखा जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे साकिर निसार साहब के दौर लिखा गया, जैसे उमर अता बंदियाल साहब का दौर लिखा गया, जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर लिखा गया, उसी से मिलता जुलता दौर जो है वो जस्टिस आमिर फारूक साहब का लिखा जाएगा। आमिर साहब, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा लेकिन आपकी बात के बाद। वो तो आपने करना है मुझे। आप करें ना मुज़म्मिल, पहले आप अपनी बात करें एंड देन आई विल कम बैक। देखिए, मैं अमीर अब्बास साहब ने ना आधी मंतक बयान की, आधी बात। क्या उमर अता बंदियाल साहब ने केसेस सुनने बंद कर दिए थे? क्या जब उन पर एतराज़ किया गया था तो उन्होंने अपना और हम ख्याल बेंच में केसेस लगाने बंद कर दिए थे? देखिए, वो एक रिवायत डाल गए हैं कि आप पर एतराज़ भी हो तो आपने केस सुनना है, और आप पर एतराज़ भी हो तो आपने बेंच से नहीं उठना है। तो जो रिवायत, और चूंकि उस रिवायत की बेनिफिशरी तहरीक इंसाफ थी, 100 केस सुने, 100 के 100 फैसले तहरीक इंसाफ के हक में दिए। उस एक हम ख्याल बेंच ने 100 केस सुने, 100 के 100 फैसले नहीं,
बात गलत या सही की नहीं है, बात रिवायत की है। और बेनिफिशरी तहरीक इंसाफ थी, इसने कभी जाके कहा कि जी चूंकि दूसरे फरीक ने आप पर इतराज कर दिया लिहाजा आप ना सुने, हम भी चाहते हैं न्यूट्रल जज ये केस सुन ले। आप बड़े शौक से तहरीक इंसाफ उनसे केस सुनवाती थी और बाहर निकल के कहती थी इंसाफ को फतह हो गई, बेहतरीन हो गया, इससे अच्छा इंसाफ तो हमें मिल ही नहीं सकता था। तो मेरा मतलब है कि जो इंसाफ की रवायत डली है, साफ चली शफाफ चली, इंसाफ की रवायत जो है ना वो अपनी रवायत के मुताबिक ही चलेगी। बताना नहीं है, हम एनालाइज करने के लिए बैठे हैं। आमिर साहब एनालाइज करने मैं आपको एनालाइज ही करके बता रहा हूँ कि वही हो रहा है जो हो रहा है, नया कुछ नहीं हो रहा। नहीं अमीर अब्बास साहब, मैं ये बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के साथ कोई ज्यादती, तहरीक इंसाफ के साथ या चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही। अच्छा, जो फल उन्होंने खाए हैं वही उनको खाने को मिल रहे हैं। ये जो टेस्ट उन्होंने लिया है, जिस किस्म का इंसाफ उन्होंने अपने मुखालफिन को दिया है, उस किस्म का इंसाफ ही उनको मिलना है। नया कहां से ले आएंगे भाई? जब वो मॉनिटरिंग जज लगा रहे थे तो आज 4 हफ्तों में फैसला क्यों ना हो? 2 हफ्तों में होना चाहिए। हाँ, 4 हफ्तों में क्यों होना चाहिए? 2 हफ्तों में होना चाहिए। मॉनिटरिंग जज भी लगना चाहिए इसके ऊपर, डे टू डे हेयरिंग होनी चाहिए, प्लीज, बल्कि संडे वाले दिन भी हेयरिंग होनी चाहिए। हाँ, कल आप सब इसको कहते थे ये तो इंसाफ की पता है, मुझे आज आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। और हाँ, इसका एक और जरूर हासिल हो रहे हैं, इसका एक और पहलू टेक्निकल स्टेज पे मुख्तलिफ, लेकिन स्ट्रेटेजी यही है। मतलब ये आप मर्जी तो नहीं ना, आप जब मर्जी आइडियलिज्म की तरफ आ जाए, जब मर्जी रियलिज्म की तरफ आ जाए, जो चीज आपको सूट करे उसको दलील के तौर पर ले लें। अच्छा मुजम्मिल, एक और तरह से इसको देखने में मैं आप दोनों की एक्चुअली रहनुमाई चाहूँगा कि शायद ये जो आपने बातें की हैं ना, आप दोनों ने जो आज बातें की हैं, शायद इसी वजह से आज की समाज में हमारे चीफ जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने, पाकिस्तान की चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि सबसे पहले तो जजों का एहतसाब होना चाहिए, बिकॉज माजी के अंदर हमने बहुत कुछ ऐसा देखा अदालतों के अंदर होते हुए जो कि नहीं होना चाहिए था। और अब वो कुछ चीज़ें तो उसके अंदर आपको सरीहन जो कानूनी असूल हैं उनके ख़िलाफ़ इस तरह से नज़र आई कि उनका रवायत बनना भी पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के लिए बहुत बड़ा जुल्म होगा। लेकिन कमिंग बैक, ये जिस फैसले की हम बात कर रहे हैं आज, कमिंग बैक टू दिस डिसीजन, मुझे इसके अंदर, मैं और आप दोनों की मैं रहनुमाई चाहूँगा, आप इन चीज़ों को बड़ी क्लोजली फॉलो करते हैं। एक इन कोई बुनियादी इनकम्पैटिबिलिटी नज़र आती है, क्योंकि जो ट्रायल रोका गया है वो तो सिर्फ कल तक के लिए रोका गया है और एक मखसूस मकसद के लिए रोका गया है। वो 2 मेंबर बेंच ये इस बात का तयन करना चाहता है कि क्या वाकई इस तरह की वजूहात मौजूद हैं कि ट्रायल जेल में किया जाए, और वो क्यों ओपन कोर्ट में नहीं हो सकता, जबकि ट्रायल जब तक ओपन कोर्ट में ना हो उसकी शफाफियत शक और शुबे के अंदर के नीचे रहती है और उस पर कोई भी कोई एतराज़ उठा सकता है। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है कि इनकम्पैटिबल हों। अगर कल को ये फ़ैसला आ जाता है कि ठीक है ओपन कोर्ट में होनी चाहिए या जेल में ही जारी रहनी चाहिए, तो क्या उसके बाद 4 हफ्तों के अंदर फैसला नहीं आ सकता? मैं आप दोनों की इसके अंदर रहनुमाई चाहूँगा। अमीर अब्बास साहब, आपसे शुरू करें। अच्छा सर, मैं जी मुजम्मिल प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन। नहीं अमीर को करने दें, अमीर को करने दें। जी, जैसा कि आपने इसको और मेरा अच्छा चलें अमीर प्लीज करके आसान करके फरमा दिया कि ये केस दरअसल ऐसा नहीं है कि कोई गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए समाअत को अदालत ने स्टे दे दिया या सस्पेंड कर दिया है। सिर्फ अदालत ये देखना चाहती है कि जो सीक्रेट ट्रायल किया जा रहा है, इस ट्रायल की जरूरत क्यों पेश आ रही है। और ये सवाल उठाया जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कि ऐसे कौन से गैर मामूली हालात हैं जिन हालात की वजह से हुकूमत, रियासत बज़िद है कि इस ट्रायल को बंद कमरे के अंदर ही किया जाना चाहिए और बगैर मीडिया रिपोर्टिंग के आप किस ट्रायल को इंडिपेंडेंट ट्रायल कह सकते हैं दुनिया में। ये तो स्टालिन के जमाने के ट्रायल इस तरह हुआ करते थे जो रेड आर्मी किया करती थी। ये तो जर्मनी के अंदर कोई नाजियों के ट्रायल इस किस्म के होते होंगे कि आप बंद कमरे के अंदर किसी को ट्रायल को करने को मुसर है। हाँ। और सिर्फ एक ट्रायल नहीं, एक वन आफ्टर अनदर। ओके, लेट्स फोकस अमीर भाई। हाँ अमीर साहब, हाँ
लेट्स फोकस ऑन दिस थिंग कि ये दोनों चीज़ें इनकम्पैटिबल हैं नेसेसरीली आपस में। ये जो दो फैसले आए हैं जिसमें एक में कहा गया है कि कल तक के लिए ट्रायल जो है उसकी तमाम कार्रवाई रोक दी जाए, और दूसरा जिसमें कहा गया कि 4 हफ्तों के अंदर फैसला आना है। लेट्स ट्राई एंड फोकस ऑन दिस अ लिटिल बिट कि क्या ये दोनों इनकम्पैटिबल हैं? नहीं, ये इनकम्पैटिबल, ये तो बिल्कुल आप देखें ना डाइवर्जिंग किस्म के डिसीजन आ चुके हैं, ये तो कन्वर्ज नहीं हो रहे। यानी एक तरफ कहा गया कि 4 हफ्ते में आपको निपटाएं, और जो कल जुमेरात तक के लिए वो तो कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं। अब कल ही तो नहीं ना कि कोर्ट कल ही फैसला कर देगी। ये जो डबल बेंच है जस्टिस समन और जस्टिस मियां गुल हसन वाला कि नहीं जी बिल्कुल ठीक है आप कैरी ऑन, हो सकता है वो इस पे 2-3 समातें रखें, फिर वीकेंड है, हो सकता है वो अगले हफ्ते में जाके इसके ऊपर को फैसला करें कि हाँ ट्रायल रिज्यूम होना चाहिए या ये ट्रायल जो है ये नल एंड वाइड है। क्योंकि वो ये भी कह चुके हैं कि हमने इस चीज को भी देखना है कि अगर हुकूमत का जारी करना नोटिफिकेशन जो सीक्रेट ट्रायल का नोटिफिकेशन था, अगर वो नोटिफिकेशन ठीक है तो भी हम इस चीज को देखेंगे कि क्या मुल्जिम के हुकूक मुतासर तो नहीं हो रहे। तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ फैसला है और आज का फैसला बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ, और ये पोटेंशियली कन्फ्लिक्ट कर सकते हैं आपस में, आप ये कह रहे हैं ना कि पोटेंशियली इनका ये मुतसादिम हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। जी मुज़म्मिल, मैं नहीं समझता मुतसादिम हो सकते हैं, और मैं नहीं समझता कि कोई डबल बेंच जो है एक लंबे अरसे तक कोई ट्रायल रोकने का हुक्म दे सकता है। वो कि ये कहे कि जी वो कहें जी हम 2 महीने के लिए ट्रायल मुअत्तल ही रखेंगे और आप ट्रायल मुअत्तल करके, वो गुड टू सी यू वाला कोर्ट तो कर सकता है जो मुल्ज़म को देख के कहता है गुड टू सी यू। वो उस कोर्ट से तो ज़रूर ये तवक्को की जा सकती है कि वो मुल्ज़म का ट्रायल जो है वो 2 हफ्ते क्या 2 साल भी मुलतवी रखेगा, क्योंकि उसने मुल्ज़म की सहूलतकारी करनी है। वरना ट्रायल मुअत्तल करना तो मुल्ज़म की सहूलतकारी है कि आप ट्रायल नहीं होने दे रहे। ट्रायल मुअत्तल करना कौन सा इंसाफ है? ये तो इंसाफ को रोकने के मुतरादिफ है। जब आप ट्रायल रोक देते हैं आप इंसाफ रोक देते हैं, और किसी भी अदालत को ट्रायल नहीं रोकना। मुअत्तल करना, अगर ट्रायल मुअत्तल करना गलत है तो ट्रायल को हशप करना कहां से ठीक हो गया? जस्टिस रश्ड, जस्टिस क्रश्ड। आप इंसाफ को भगाएंगे उसके लिए मुझे नहीं पता जस्टिस क्रश्ड था। नहीं, ये मुझे नहीं पता। मुझे तो ये पता है कि यहाँ एक मॉनिटरिंग जज भी लगा था, और वो चीफ जस्टिस कहता था इतवार को भी लगाकर आप ट्रायल करें। ये मुझे अगर ये इतवार तक ट्रायल मुकम्मल ना हुआ तो पीर को मेरी अदालत में पेश होकर वजाहत दें। मुझे तो उस अदालत और उस चीफ जस्टिस का भी पता है। आप उस वक्त शायद पाकिस्तान से बाहर थे, कहीं आप कहीं पाकिस्तान से बाहर थे उस वक्त, आपको नहीं पता उस वक्त क्या हो रहा था। हुजूरे वाला हम एक और कंसेंसस कर लेते हैं ना, आज आए पाकिस्तान सीआरपीसी के अंदर, कहें आप आने वाली हुकूमत जो आपको बहुत हरदिल अजीज भी है, आए मुतालबा करते हैं कि इस मुल्क में कानून बना दे जैसे बरतानिया में कानून है और मुल्कों में कानून है कि जैसे ही इस्तगासा दाखिल कर दिया, इन्वेस्टिगेशन आप में जितना टाइम लेना चाहते हैं आप ले लें, जब केस लॉग इन हो गया तो फिर किसी को इल्तवा नहीं मिलेगा। आए फिर अक्रॉस द बोर्ड इस मुल्क में निजाम इंसाफ में तब्दीली करेंगे, जिसका भी केस होगा, जैद बकर का हो, नवाज शरीफ वो आया था ना नया पाकिस्तान बनाने, और जो पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने आया था उसको ये करना चाहिए था। वो तो इंसाफ के नाम पर आया था, उसको ये बिल्कुल करना चाहिए था। उसका तो नारा था कि मैं इंसाफ वो जो करके गया वो हमारे सामने है। आप ना करें। उसके दौर के इंसाफ की जो दास्तानी है ना, वो भी नाजीज़म से कम नहीं है, वो भी स्टालिन से कम इंसाफ नहीं हुआ उस दौर में। अच्छा नहीं, अब आप मुझे बात तो मुकम्मल कर लेने दें, बात तो मुकम्मल कर लेने दें। मैं तो आपकी बात में बिल्कुल बोला ही नहीं है मीर बात, मैंने तो आपको टोका ही नहीं बिल्कुल। आपने जो कहा मैं सुनता रहा। अब सूरत हाल ये है प्लीज कैरी ऑन कि मैं नहीं समझता कोई अदालत भी एक लंबे अरसे तक ट्रायल को मुलतवी रख सकती है। अगर वो ऐसा करेगी तो वो मुल्ज़म की सहूलतकारी कर रही है। दूसरी बात यह है कि इस कानून में इसमें लिखा है कि जहाँ कौमी राज होंगे, कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो इन कैमरा होगा, वो ओपन मीडिया के सामने नहीं होगा। एक लॉ ऑफ द लैंड है, उसको कोई अदालत तो नहीं बदल सकती। वैसे तो अदालतों ने यहाँ तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी के लिए नया आइन भी लिखा है 63A में, और री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी की है। जो आजकल चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि हम मुझ पर बड़े शर्मिंदा हैं कि यहाँ पे री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी करती रही हैं अदालतें। और एक जज साहब ने फुल कोर्ट में कहा लॉ मेड बाय जज इज़ ऑल्सो अ लॉ। मैं तो उन जज साहब को देखता रहा कि कोई जज भी कानून बना सकता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये 4 हफ्तों वाली डेडलाइन मीट होगी जब वो अपना ट्रायल रिज्यूम करने का ऑर्डर करेंगे कल। उसके बाद 4 हफ्तों में ट्रायल मुकम्मल होगा। वो ओपन कोर्ट में हो, इन कैमरा हो, जेल के अंदर हो, वो एक अलग बात है, लेकिन ट्रायल नहीं रुक सकता।
ट्रायल ने चलना है। चले मैं आपको, और उसके लिए जो डेडलाइन बेल पिटिशन में आ गई है उसके अंदर मुकम्मल होने की कोशिश होगी। मैं अगर आप इजाजत दें जान की अमान पाते हुए मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि अगर ट्रायल को रोकना मुल्जिम इमरान खान की सहूलतकारी है तो ट्रायल को रश अप या हश अप करना नवाज शरीफ की सहूलतकारी होगी ना, कि 4 हफ्तों में सजा सुना के इस हरीफ को साइड पे कर दो ताकि नवाज शरीफ की सहूलतकारी। देखिए ना, फिर किसी एक उसूल पर आप खड़े होना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि आप अपने लिए जो जिस किस्म के चाहे अल्फाज का इंतखाब करें और आप कहें भाई ये है, ऐसा नहीं हो सकता ना। एक उसूल बनाए कि अगर अदालतों के फैसलों से सहूलतकारी होती है तो फिर हमें केस टू केस देखना पड़ेगा ना कि किस केस से, किस फैसले से किसकी सहूलतकारी हो रही है। अगर स्टे देने से मुल्जिम की सहूलतकारी है तो 4 हफ्ते में सजा देने से नवाज शरीफ की सहूलतकारी है। नहीं, मैं ये नहीं समझता, मैं ये नहीं समझता। मैं समझता हूँ 4 हफ्ते में सजा देने से इंसाफ होगा और लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। जैसे कि एक बड़े प्लेयर के साथ आपने इंसाफ ने ऐसा किया है तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, यकसा निज़ाम इंसाफ होगा। ये तो नहीं हो सकता कि आप एक प्लेयर के मुकदमे को 3 हफ्तों में मुकम्मल करें और एक पार्टी के सरबराह को और दूसरे को कई साल चलाते रहें। यहाँ हमने देखा कि 1 साल तो इमरान खान साहब ने तोशाखाना में स्टे ही ले छोड़ा और वो पेश ही नहीं होते थे। तो भाई यहाँ तो अदालतों ने बहुत सहूलतकारी की है, दर्जनों के हिसाब से एक दिन में जमानतें दी हैं, रात 10 बजे तक उनका इंतजार किया है कि वो कब आ जाए तो जमानत दूँ। जज साहब ऐसे बैठे रहे कि घर भी जाने का टाइम नहीं था उनके पास। तो मैं ये समझता हूँ कि ये यकसा निज़ाम इंसाफ का तकाजा है कि इसको 4 हफ्तों में डिसाइड किया जाए। यह सहूलतकारी का बात नहीं है, ये यकसा निज़ाम इंसाफ की ज़रूरत है। अगर एक जैसा निज़ाम इंसाफ है तो फिर 4 हफ्तों में सजा होनी चाहिए। मेरे एक गुनहगार कानून ने और आमिर साहब के गुनहगार कानून ने ये सुने अल्फाज के स्टे देना मुल्जिम की सहूलतकारी है। आप सहूलतकारी पे आप चूंकि फंस गए तो आपने फौरन उस पैंतरा बदल के आपने कह दिया नहीं, यकसा निसाब इंसाफ होना चाहिए। तो वो खुद बदलते नहीं, अगर आप ट्रायल रोकेंगे तो वो सहूलतकारी है, ट्रायल रोकेंगे सहूलतकारी है। नहीं, ट्रायल रोकेंगे तो सहूलतकारी है। मैं अब भी कायम हूँ आज बड़ी और बर वक्त मुकदमात का फैसला करना निज़ाम इंसाफ की जरूरत है। आमिर साहब सर, ऑल राइट गाइस, आज हमारी नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहने लगा था, हमारे प्रोड्यूसर आज बड़ी फराख दिली दिखा रहे हैं। अभी तक उन्होंने हमें रोका नहीं कि आप खामोश हो जाए, हमने ब्रेक पर जाना है। सो मैं इस मौके का फ़ायदा उठा के एक और यहाँ पर नुकता उठाना चाह रहा हूँ कि देखें, कई दफ़ा गलतियों की निशानदही होने से ही उनको दुरुस्त करने का मौका भी मिलता है और हमारे पास ये भी समझने के लिए वाफिर वजूहात मौजूद हैं कि कई दफ़ा नीयत को, अगर आप इनमें से शख्सियात को निकाल दें ताकि नीयत का के ऊपर भी सवाल ना रहे कि अच्छा अदालतों की क्या नीयत है, सिंगल बेंच की क्या नीयत है या 2 जजेस के बेंच की क्या नीयत है, तो अगर इस तरह का एक मामला खड़ा हो गया है तो क्या उसमें से बेहतरी की उम्मीद इस बुनियाद के ऊपर नहीं की जा सकती कि क्योंकि अब ये मसला सामने आया है इसलिए अदालतों को अब इसकी भी कोई रेजोल्यूशन ढूंढनी होगी ताकि आइंदा इस तरह की सूरत हाल ना बने। क्या इस तरह की बेहतरी की उम्मीद नहीं रखी जा सकती? अब ये भूल जाएं कि इसके अंदर शख्सियात कौन इन्वॉल्व हैं, वो किसी पार्टी के सरबराह हैं या वो कोई और शख्स हैं। जी अमीर साहब। ठीक है, देखिए सर, आमिर साहब असल में मुझे ब्रेक का तो काफ़ी देर से कहा जा रहा था। मैं चाह रहा था कि अमीर साहब का कमेंट भी आ जाए और आपका भी आ जाए, फिर वो लगता है कि किसी को अमीर साहब मेहमान थे तो बात करने चलें फिर ब्रेक पे चलते हैं हमने उनको, लिहाजा आप ब्रेक ले लेते हैं। मुझे लगता है अगला सेगमेंट छोटा हो जाएगा, ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम खबर और तजिया में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे दोनों साथियों के अंदर एक धुआंधार सी बहस जारी थी और मौजू था पाकिस्तान की अदालतों में होने वाली मुख्तलिफ मुकदमों की कार्रवाइयाँ, अदालतों के फ़ैसले क्या वो मुतसादिम हैं या नहीं। अगली खबर का ताल्लुक भी पाकिस्तान की अदालतों से ही है। पाकिस्तान की चीफ जस्टिस ने हुक्म किया था हुकूमत को कि फैज़ाबाद धरना केस के अंदर वो जो उन्होंने एक आई वॉश किस्म का कमीशन बनाया था
उसकी बजाय एक प्रॉपर कमीशन जो है उसको तश्कील दिया जाए, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि ये कमीशन बन चुका है। गो उसके ऊपर उनको कुछ रिजर्वेशंस, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सुप्रीम कोर्ट को ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हम कमीशन के जो मुस्तक़बिल में उसका काम है उसके बारे में अभी से क़यास आराई करना दुरुस्त नहीं होगा, तो ये अपना काम जारी रखे। ताहम हमें इसके बारे में कोई फौरी पेशरफ्त जो है उसकी उम्मीद इसलिए नहीं है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट अब 2 महीने बाद ये केस दोबारा सुनेगी, और इससे पहले इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पहले वफाकी हुकूमत को पेश करनी है। तो इस पस मंज़र में इस डेवलपमेंट, इस पेशरफ्त का कि बाकायदा पाकिस्तान के मरवजा क़वानीन के तहत एक इंक्वायरी कमीशन बन गई है। मुज़म्मिल साहब, क्या नुकात हैं जिनकी अहमियत को मद्देनज़र रखना चाहिए हम लोगों को? मेरे नज़दीक नुकात से ज़्यादा उन किरदारों की बात है जिन्होंने इस कमीशन के में ज़ेर तफ्तीश आना है, और मुझे नहीं लगता ये कमीशन इतना ताकतवर है कि उन किरदारों की तफ्तीश कर सके जिनके बारे में इसने तफ्तीश करनी है। लिहाजा मुझे ये लगता है कि 2 माह बाद भी हम वहीं खड़े होंगे जहां आज खड़े हैं। जैसे कि नज़रसानी की दरख्वास्तों का मजाक हुआ है कि दायर की गई और 4 साल बाद वापस ली गई, इससे बड़ा अदालत से मजाक कोई नहीं हुआ। शेख रशीद, तहरीक इंसाफ, इलेक्शन कमीशन, किसने नज़रसानी, आप उससे अंदाज़ा लगा लें ना कि। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो कमीशन बनाया गया है ये इतना ताकतवर है कि जिन लोगों के बारे में आपने तफ्तीश और तहकीक करनी है और जो सच आप बाहर लाना चाहते हैं फैज़ाबाद धरने केस का, ये कमीशन उस सच को बाहर ला सकता है। ये दुरुस्त है कि वो फैज़ाबाद धरना और उसके नतीजे में इर्द गिर्द जो कंट्रोवर्सी, जो 2018 का सारा प्रोजेक्ट जिसको फिर हम प्रोजेक्ट इमरान खान कहते हैं, वो सारा इसके गिर्द घूमता है। उसके मेन बेनिफिशरी जो हैं वो इमरान, अगर कहा जाए फैज़ाबाद धरने का बेनिफिशरी कौन है तो इमरान खान था, जिसको इक़्तिदार मिला उसके नतीजे में। वो उसके मेन स्पॉन्सर्स में मेन बेनिफिशरी थे उसके, और तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये कमीशन जो है उसको तहकीकात कर सकता है, या ये तहकीकात अभी पाकिस्तान में हो सकती हैं जिस तरह की तहकीकात के बारे में बात की जा रही है। राइट मुज़म्मिल, एक अहम बात आपकी ये मैंने सुनी कि नुकात से ज़्यादा इसमें शख्सियात और वो किरदार जो है वो ज़्यादा अहम हैं जिनके बारे में ये इंक्वायरी कमीशन, या जिनके कॉन्डक्ट के बारे में इंक्वायरी कमीशन ने फैक्ट फाइंडिंग करनी है। सीजेपी ने हमारे ये भी कहा कि आप फॉर्मर आर्मी चीफ़ को भी ये कमीशन जो है ये बुला सकती है, और अगर उसको ज़रूरत पड़े तो वो फॉर्मर चीफ़ जस्टिस को भी अपने पास बुला सकती है। अब पाकिस्तान में इस तरह की पहले वाली इंक्वायरीज़ के वो जहन में रखते हुए अमीर अब्बास साहब, आप मुज़म्मिल से इत्तफ़ाक़ करेंगे या इख्तलाफ? उनका कहना है कि शायद ये कमीशन से जो तवक्कुआत मंसूब करने की कोशिश की जा रही है या जो उनसे तवक्कुआत रखी जा रही हैं वो उसके ऊपर पूरे ना उतर सकें, क्योंकि बड़े बड़े किरदार इसके अंदर जो है वो शामिल हैं। क्या ख्याल है आपका? क्या हमें कोई तवक्कुआत रखनी चाहिए इस कमीशन से? बिल्कुल कतई नहीं रखनी चाहिए। उसकी वजूहात सबको मालूम है, लेकिन मुज़म्मिल साहब ने थोड़ी सी डंडी उसमें मारी है सही मुकम्मल बात बताने में। असल बात यह है कि अगर 2018 का जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट इमरान अगर एक्सपोज हो जाता है तो फिर प्रोजेक्ट नवाज की भी बात आ जाएगी, और फिर आइंदा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे। तो इसलिए फैजाबाद धरना केस को ही बंद रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये मामला शख्सियात का नहीं, ये मामला मिजाज का है, ये मामला रिवायत का है जो रिवायत पड़ चुकी है इस मुल्क। मैं मुहतात होके बड़ा सबल के आमिर साहब बात कर रहा हूं और बड़े एहतियात से अल्फाज कर रहा हूं कि ये जो रिवायत पड़ चुकी है और वो रिवायत बरकरार है, वो रिवायत खत्म होती नजर नहीं आ रही है। तो अगर माजी की किसी गलत रिवायत को हम पील ऑफ करेंगे तो फिर किरदारों से ज्यादा वो रिवायत लोगों के सामने आ जाएगी कि अच्छा इस मुल्क में किरदार तो थे ही थे, इस मुल्क में रिवायत भी कुछ इसी किस्म की थी। तो चूंकि आज हमारे कुछ दोस्तों को मौजूदा जो सिनेरियो है इसमें किसी एक सियासी शख्सियत का उभरना पसंद आ रहा है, लिहाजा हम चाहेंगे कि इसके ऊपर फिलहाल पर्दा ही पड़ा रहे।
बाद में जाके जब हमें कभी सूट करेगा आज से फिर 5-10 साल के बाद इस्तेमाल करना इस मामले को, तो फिर हम खोल देंगे। मैं तो कहता हूं कि खोलें आप इस मामले को, फैजाबाद धरना केस को, और लगे हाथों, चूंकि ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के आने से पहले इनके लिए जो बिगल बज रहा था, जमहूरियत, आइन, ये 2018 के इलेक्शन को भी खोल दें कि उसमें क्या हुआ। लगे हाथों अब ये बात अगर बात निकली है तो फिर दूर तक जाए। राइट अमीर अब्बास साहब, मेरी ख्वाहिश होगी कि दोबारा मौका मिले, हम इसके ऊपर और तफसील से बात कर सकें। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर कोई रवायत पड़ जाती है, जड़ें पकड़ना शुरू हो जाती है, तो उसको तोड़ने का भी एक ही तरीका है कि कोई ऐसा अमल शुरू किया जाए, कानूनी अमल शुरू किया जाए जिसके नतीजे के अंदर वो रवायत कमज़ोर पड़े। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।